हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। इससे पहले हम अपने 3 लेक्चर्स करवा चुके हैं। अगर आपने जाके नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने 4th लेक्चर पर, और ये हमारी करंट अफेयर सीरीज का मतलब 12th लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है स्माइल। स्माइल मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। ठीक है, तो हमें उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि उसके बारे में करेक्ट चीज़ें क्या दे रखी हैं। सबसे पहले है कि द बेनिफिशियरी अंडर दिस स्कीम आर वेरियस पर्सन एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बैगिंग। बिल्कुल, इसमें जो वेरियस एक्ट्स ऑफ बैगिंग में जो लोग लगे हुए हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए है। सेकंड है, दिस स्कीम विल फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन। बिल्कुल, जो स्कीम है जो बैगर्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन पे काम करेगी। मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएंगी, काउंसलिंग दी जाएगी, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन उनका किया जाएगा, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनकी हर चीज़ की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्माइल स्कीम स्टार्ट की है। ठीक है, और उसके मेजर जो इनिशिएटिव्स हैं वो यही हैं। ठीक है, और मेनली ओनली नॉट ओनली फॉर बैगर्स बट ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है ये। किसके लिए है? मेनली ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है ये मेनली स्कीम। ठीक है, तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? सी। अगर हम स्टेटस ऑफ बैगर्स की बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो स्टेटस ऑफ बैगर्स इंडिया में क्या है? ठीक है, स्टेटस ऑफ बैगर्स जो है वो इंडिया में क्या है? तो अगर देखा जाए तो 2011 के सेंसस में जो बैगर्स थे वो इंडिया में कितने थे? 413,670 4,13,670 जो थे वो थे टोटल बैगर्स। उसमें से जो मेल्स थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, याद रखना, इसमें मेल्स की जो संख्या थी बैगर्स की वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, और कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा बैगर्स पाए गए थे? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद यूपी में, और उसके बाद बिहार में। ठीक है, अगर हम यूटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में थे और फिर चंडीगढ़ में थे। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में थे? असम में थे। तो ये कुछ डेटा है जो किसके बारे में है, थोड़ा थोड़ा डेटा है हमारे बैगर्स के बारे में कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कितने नंबर थे। तो ये जो डेटा है मेन आपको कहाँ पे यूज़ होगा? मेंस में यूज़ होगा। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कौन सी स्टेट कहाँ पाई जाती है? देखो, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए, मतलब आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। फोर्थ देखो, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका के बीच में, बिल्कुल जो नीचे अफ्रीका आ जाता है, ऊपर यूरोप आ जाता है, तो उसके बीच में जो स्ट्रेट है यूके की, वो कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारी कट हो गई। ठीक है, उसके बाद है हमारी स्टेट ऑफ बेब एल मंडाब, यमन और जिबूती के बीच में। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या करेक्ट है, वहीं पे है ये भी। ठीक है, सेकंड है पाक स्टेट। पाक स्टेट किसके बीच में? याद रखना, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ना कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। फिर आगे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किस किस के बीच में? बोला इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बिल्कुल भी नहीं, किस किस के बीच में है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का? ये है इंडोनेशिया और मालदीव्स के बीच में। किसके बीच में है ये? मालदीव्स बोल रही हूँ, मलेशिया के बीच में। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। ठीक है, मलेशिया के बीच में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी। ठीक है, तो इस स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी क्या है? एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी क्या है? ठीक है, सबसे पहले है, इट इज एडवांस propulsion technology to be used by ISRO to improve fuel efficiency of launch vehicles. It is a technology used to project naval ships, aircrafts and other sensitive targets from radar, radio frequency guiding mechanism ऑफ एनिमी मिसाइल। तो यही स्टेटमेंट है कि ये एक एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है जो किसको प्रिवेंट करेगी? नेवल शिप्स को, एयरक्राफ्ट्स को, अदर सेंसिटिव टारगेट्स को। किससे? रडार से और रेडियो फ्रीक्वेंसी से एनिमी की मिसाइल को। ठीक है, एनिमी की मिसाइल्स थे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाता है? बी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 79 पे, क्योंकि हमारा 78 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी थी तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ गया हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सबसे पहले है, इट हैड 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहले इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो सेंसस इन रूरल एरियाज, एक सेंसस इन अर्बन एरियाज, एक है कास्ट सेंसस। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल करेक्ट है, इसके 3 ही कंपोनेंट है। ठीक है, तो और रूरल एरियाज का जो सेंसस है उसको कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और सेंसस इन अर्बन एरियाज को कौन कंपाइल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। कौन सी?
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। और ये हमारा जो कास्ट सेंसस है इसको कौन करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कलेक्ट करती है। तो ये हो गए हमारे तीन कंपोनेंट जो अलग अलग जो वो हैं वो इसको वो करते हैं, ठीक है। सेकंड है द कंपोनेंट ऑफ कास्ट सेंसस वाज मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बिल्कुल गलत, अभी हमने बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको कलेक्ट किया है। थर्ड है डेटा वाज कलेक्टेड ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड ट्रांसजेंडर काउंट इन इंडिया, बिल्कुल डेटा मैनुअल स्कैवेंजिंग पे भी कलेक्ट किया गया था और ट्रांसजेंडर काउंट पे भी कलेक्ट किया गया था। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। सेकंड स्टेटमेंट इसकी हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या था, फर्स्ट पेपरलेस सेंसस था, ये क्या था, फर्स्ट पेपरलेस सेंसस था, ठीक है। क्या था, फर्स्ट पेपरलेस सेंसस था और फर्स्ट कास्ट सेंसस था आफ्टर, मतलब 1931 के बाद जो पहला कास्ट सेंसस हुआ था वो अभी 2011 में ही हुआ था, ठीक है। वैसे पहला कास्ट सेंसस पहले कब हुआ था, 1881 में सबसे पहला कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है। अब आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो होता है हमारा सेंसस और एक होता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, मतलब कास्ट सेंसस और एक होता है सेंसस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो जो सेंसस होता है ना, याद रखना, वो हमें पोर्ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन बताता है कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी माइग्रेट कर रही है, कितनी क्या कर रही है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट से, मतलब स्टेट सपोर्ट से के कितने बेनिफिशरी हैं, हमारी टोटल पॉपुलेशन में जो स्टेट जिनको सपोर्ट कर रही है वो पॉपुलेशन कितनी है, वो आती है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। दूसरी चीज जो सेंसस का डेटा है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंडर कॉन्फिडेंशियल कंसिडर किया जाता है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा है उसको जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो ये सेंसस का डेटा कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स इसको यूज कर सकते हैं, इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं माना जाता। तो ये दो मेजर डिफरेंस थे किसके बीच में, सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बीच में। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात चल रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किसने स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। सबसे पहले दी एप्लीकेंट कैन बी मेड बाय एनी एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड विद नो एलपीजी कनेक्शन। देखो एलपीजी कनेक्शन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, 18+ वुमेन होनी चाहिए, हाउस होल्ड की कोई भी 18+ वुमेन होनी चाहिए, कोई भी एडल्ट मेंबर नहीं हो सकता, वुमेन को ही देंगे। सेकंड है दी हाउस होल्ड मस्ट बी एन बीपीएल हाउस होल्ड टू अवेल द गैस कनेक्शन अंडर दिस स्कीम। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल बीपीएल ही होना चाहिए, और भी बहुत सारे इसके अंडर बहुतों को दिया गया, जैसे कि जो भी SC/ST हैं बेनिफिशरी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनके अंदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, तो ध्यान योजना के अंदर जो भी लोग हैं, या फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो लोग हैं, या फिर जो पीपल आइलैंड्स पे रहते हैं, या ऐसे पीपल जो रिवर आइलैंड्स पे रहते हैं, या फिर जो गार्डन या टी गार्डन्स में रहते हैं, ऐसी ट्राइब्स वगैरह को भी दिया गया है। ऐसा नहीं है तो केवल इनको दिया गया, तो और भी लोगों को दिया गया है। थर्ड है कि द बेनिफिशियरी अंडर दिस स्कीम विल बी प्रोवाइडेड सब्सिडाइज रिफिलिंग ऑफ LPG सिलेंडर्स फॉर स्टिपुलेटेड टाइम। ऐसा भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। कोई भी स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी करेक्ट नहीं है। और ये स्कीम हमारी कब आई थी, 2016 में आई थी, ठीक है। इसका मेन टारगेट क्या था कि 5 करोड़ हमें क्या करना है, LPG कनेक्शंस प्रोवाइड करने हैं BPL फैमिलीज को, ठीक है। और हर एक को, मतलब इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट था हर एक फैमिली को कितना दिया जाना था, 1600 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने थे एज ए इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। और जो था वो हमें EMI के द्वारा भरना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि वुमेन होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए, इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए, BPL फैमिली से होनी चाहिए, उनके पास पहला कोई LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में उनका नेम होना चाहिए, बस ऐसी कुछ हैं, ठीक है। अब लेकिन एक अभी वो रिपोर्ट आई थी कि मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जो क्या हो गई हैं, कैरोसिन फ्री हो गई हैं। क्या हो गई हैं, कुछ स्टेट इंडिया में है जो कैरोसिन फ्री हो गई हैं। कौन कौन सी स्टेट है, तो याद रखना, हरियाणा, पंजाब और आंध्रा, ये 3 स्टेट हैं जो क्या हो गई हैं, ये कैरोसिन फ्री हो गई। क्या ऐसी कोई UT भी है जो वो हो गई कैरोसिन फ्री? यस, काफ़ी सारी हैं, जैसे कि दिल्ली होगी, चंडीगढ़ होगी, दादर एंड नगर हवेली होगी, ठीक है, दमन एंड दीव होगी, दादर एंड नगर हवेली होगी, और उसके बाद अंडमान निकोबार हो गया और पुडुचेरी हो गया। ये ऐसे माना जा रहा है कि ये सारी क्या हो गई, कैरोसिन फ्री हो गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ न्यूज़ में आई थी और ये सारी चीज़ें आपने देख ली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो हमें बताना है इसके बारे में।
बहुत 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 बार हो चुका है ये। सबसे पहले इसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, हर बार बताते हैं इसको कौन चेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। सेकंड है इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा बोल रखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो ये क्या है, एक टाइप की कैबिनेट कमेटी, और कैबिनेट कमेटी सारी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ही नहीं, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है। थर्ड है इट प्रोवाइड्स वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज एफडीआई, रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन एंड एमएसपी। बिल्कुल ये इन सारी चीज़ों को रिकमेंड करती है, मतलब अप्रूव करती है। मेन चीज़ क्या, ये क्या करती है, अप्रूव करती है। वैसे जो भी एमएसपी है, एफआरपी है, उसको वो कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है, उसको रिकमेंड करती है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ये जो कमेटी है ये इसको रिकमेंड करती है। अप्रूव कौन करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हेड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। तो पहले दो स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना है। ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स मतलब ऐसे टाइगर स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, तो उसके बारे में बताना है। फर्स्ट इट इज एग्रीड अपॉन एज एक्रीडिएशन टूल बाय ग्लोबल कोएलिशन ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज। बिल्कुल टाइगर रेंज कंट्रीज का ग्लोबल कोएलिशन के द्वारा एग्रीड है ये। इन इंडिया 14 टाइगर रिजर्व हैव बीन एक्रीडिएटेड विद कैट्स। बिल्कुल इंडिया में 14 टाइगर रिजर्व हैं जिनको कैट्स का जो है वो क्या दिया गया है, एक्रीडिएट किए गए हैं कि ये टाइगर रिजर्व्स में मिनिमम ये स्टैंडर्ड जो होंगे। वैसे ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ये 2013 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसको क्या किया है, मेनली एग्रीड हुए हैं इस पे, तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, जो भी टाइगर स्पीसीज है उसके लिए, ठीक है। तो अब हम दो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो 14 टाइगर रिजर्व जो जिनको अभी स्टेटस मिला है इंडिया में इन कैट्स का, ठीक है, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का इंडिया में जिसको क्या मिला है, स्टेटस मिला है, हम वो कंट्रीज देख लेते हैं। तो अब आप ये देखो कि कौन कौन से हैं इसमें। देखो तो मैंने पहले ही रेड पेन से निशान लगा रखे हैं। दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद है पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद है हमारा पेंच जो महाराष्ट्र में है, उसके बाद है बांदीपुर, उसके बाद है ये परम्बिकुलम, उसके बाद ये अन्नामलाई भी है, ठीक है, ये एक अन्नामलाई है, एक मधुमलाई है, और एक ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, ओरांग है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तो ये सारे 14 नेशनल पार्क बोलो टाइगर रिजर्व्स हैं जो क्या हैं, जो कैट्स के अंडर लाए गए हैं, ठीक है, जो कैट्स प्रोग्राम के अंडर लाए गए हैं। तो ये हैं हमारे 14 टाइगर रिजर्व, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कैट्स प्रोग्राम के अंडर हैं। तो ये देखो ये है हमारी क्या 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। कौन सी है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज? एक तो आता है उसमें रशिया, ठीक है, एक आता है चाइना हमारा, एक आता है हमारा इंडिया, ठीक है, एक आता है हमारा नेपाल, ठीक है, एक आता है हमारा भूटान, एक आता है बांग्लादेश, ठीक है, एक है हमारा ये म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार के बाद ये सारे ही हैं, थाईलैंड, ठीक है, कंबोडिया, फिर ये जो भी है, ये जो भी लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है। तो ये सारी ही कंट्रीज हैं इसके अंदर, ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है, ये आपको सारी की सारी क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, और इन्होंने ही हमारे जो ग्लोबल कैट्स प्रोग्राम है इन्होंने ही स्टार्ट किया है ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए, इफेक्टिव टाइगर कंजर्वेशन के लिए, और हमारे 14 टाइगर रिजर्व को वो स्टेटस भी जो है वो मिल चुका है। तो हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर क्या हो जाता है, सी। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे। हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में बताना है। अगर आपने हमारे इकोनॉमी का सेक्शन नहीं देखा तो आप एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो। आप जाके हमारे इकोनॉमी का सेक्शन भी देख सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या नीति आयोग निकालता है? बिल्कुल भी नहीं। इसको कौन निकालता है? आरबीआई निकालता है। सेकंड है कि द इंडेक्स विल रैंक। देखो सबसे इसकी इंडेक्स की यही बात है, यही एक इंडेक्स है जो रैंक नहीं करता किसी भी स्टेट से या यूटी को, ये रैंकिंग नहीं देता है किसी को भी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आरबीआई निकालता है, किसी भी स्टेट या यूटी को रैंक नहीं करता है ये, ठीक है। नॉर्मली अपनी कंट्री में बस देखता है कि कितना हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये रैंक नहीं करता है। तो हमें बतानी कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो दोनों ही रॉन्ग होगी, तो हमारा 83 का आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट क्योंकि इसमें तो करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। मेनली 3 डायमेंशन को ये मेजर करता है। कौन कौन सी? एक तो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, एक तो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, एक यूजेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज,
ठीक है, और एक है हमारी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तीन चीज़ों को क्या करता है, मेजर करता है, और इनका परसेंटेज कितना कितना है, एक्सेस को देखता है 35%, यूजेस में देखता है 45% और क्वालिटी में देखता है 20%। ये है इनका वो। और याद रखना इसके लिए कोई भी बेस ईयर उन्होंने सेट नहीं कर रखा, कोई भी बेस ईयर नहीं है इनके लिए, मतलब कोई बेस ईयर आरबीआई ने सेटअप नहीं कर रखा कि यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मेनली कहाँ से कहाँ तक रैंकिंग दी जाती है, 0 से लेके 100 तक रैंकिंग दी जाती है। 0 मतलब बिल्कुल जीरो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, ऐसा मान लो कि 0 मतलब जीरो फाइनेंशियल इंक्लूजन, और 100 मतलब टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अभी इंडिया में क्या हो रही है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ही हो रही है इस सेक्शन में। ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ही देखी जा रही है, और इंडिया का जो स्कोर है वो अप्रोक्स 53 जो है वो पहुंच गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो इसका आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 84 पे। इसने बोल रखा है कि एल्गल ब्लूम की ग्रोथ के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो आइडियल है। ठीक है, वाटर बॉडीज में देखो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, बिल्कुल वार्म वाटर होना चाहिए, और हाई टर्बिडिटी होनी चाहिए। तीनों ही कंडीशन जरूरी है किसके लिए, हमारी एल्गम ब्लूम के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन जरूरी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। और जब एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है किसी भी वाटर बॉडी में, तो उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 84 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। सबसे पहले बोल रखा है कि राजा रणजीत सिंह की फोर्स में ये एक कमांडर थे, और मेनली जो थे इंडस रिवर के राइट में मेनली अपने फ्रंटियर को ले गए थे, कहाँ तक, खाइबर पास तक। और उन्होंने बहुत सारे अफगान को हराया था और उधर कंट्रोल किया था, जहाँ जिसको अनकंट्रोल्ड रीजन बोला जाता था। ठीक है, अनकंकर्ड रीजन बोला जाता था। तो वहाँ पे इन्होंने जीत हासिल की थी। तो किसके बारे में बात चल रही है, तो याद रखना ये हरि सिंह नालवा के बारे में बात चल रही है। ठीक है, किसके बारे में बात चल रही है, हरि सिंह नालवा के बारे में बात चल रही है। देखो ये पर्सनैलिटी हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह किस क्लैन के थे, किस सुकरेज मतलब किस क्लैन के थे वो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कौन सी ट्रीटी की थी ब्रिटिशर्स के साथ, कौन से सिख अफगान बोल रही हूँ, ब्रिटिश वो हुए हैं, कौन से एंग्लो सिख वॉर्स हुए हैं, कौन से एंग्लो सिख वॉर्स हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ देखनी है, ये हमें देखनी है अपने हिस्ट्री के लेक्चर में जाके। मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से करवाई हुई हैं। अगर आपने हिस्ट्री का लेक्चर अभी जाके नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। 85 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 क्या बोलता है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में बताना है। सबसे पहले इट इज़ ए 100 करोड़ स्कीम टू डेवलप होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी कंट्री। बिल्कुल ही 100 करोड़ का प्लान है, जिसमें क्या किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, 100 लाख करोड़ का प्लान है, जिसमें होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। ये नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, हर एक सेक्टर्स को क्या कराया जा रहा है, इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, हर एक सेक्टर को इसमें इंप्रूव किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। आई फ्लोज क्या है, देखो आई फ्लोज का मतलब है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। मतलब इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। तो ये किसने मतलब एस्टेब्लिश किया, तो याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने डेवलप किया है। किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको डेवलप किया है। और इट विल बी इंस्टॉल्ड इन ऑल सिटीज। अब देखो फ्लड मैनेजमेंट के लिए, फ्लड वार्निंग के लिए सब सिटीज में क्यों करेंगे, जहाँ पे फ्लड आती ही नहीं होगी वहां पे बेकार में क्यों इसका कॉस्ट हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि हर एक सिटी में नहीं, जहाँ पे ज्यादा फ्लड आती है वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा। मेनली अभी ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, जैसे कि सबसे पहला किया गया चेन्नई में और दूसरा किया गया मुंबई में। ठीक है, पहला किया गया चेन्नई में, दूसरा किया गया मुंबई में। तो मेनली फ्लड को प्रिडिक्ट करने के लिए है, उससे होने से पहले मतलब कम से कम 3 दिन पहले से बता ही देगा ये। ठीक है, तो ये है आई फ्लोज। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, इसके अंडर हमारे 7 मॉड्यूल्स हैं। एक तो हमारा डेटा असिमिलेशन मॉड्यूल। ठीक है, एक हमारा डेटा असिमिलेशन प्रोसेस, इसमें क्या किया जाएगा, डेटा को असिमिलेट किया जाएगा। दूसरा है हमारा इन्यूडेशन मॉड्यूल, जिसमें इन्यूडेशन के बारे में देखा जाएगा। तीसरा है हमारा फ्लड मॉड्यूल, जिसमें फ्लड कितनी आ रही है, क्या आ रही है वो देखा जाएगा। फिर है हमारा वल्नरेबिलिटी मॉड्यूल, रिस्क मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद डिसेमिनेशन मॉड्यूल। इन वल्नरेबिलिटी रिस्क मॉड्यूल में क्या किया जाएगा, मेनली जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और वो कैसे कैसे उस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेंगे उसके बारे में देखा जाएगा। तो ये कुछ है हमारे इसके बारे में, आई फ्लोज के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसका आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बहुत बार हो चुकी है। सबसे पहले द इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर अवेलेबल एट 5 नोटिफाइड पब्लिक सेक्टर बैंक। आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल एक ही बैंक के
किसके लिए अवेलेबल है, वो है SBI ओनली, वो भी दिल्ली ब्रांच। सेकंड है देयर इज ए लिमिट ऑफ 10 लाख रुपीज, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है बॉन्ड्स खरीदने की, केवल और केवल क्या बात है कि 1000, 10,000, 1 लाख इनके मल्टीपल्स में होने चाहिए पैसे। थर्ड है ऑल रजिस्टर्ड पार्टीज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आर एलिजिबल टू रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल वो पार्टीज जो सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर्ड हैं RPA एक्ट में, केवल वही जो है वो इसके लिए अवेलेबल है, मतलब इसके लिए एलिजिबल है, ना कि सारी पार्टीज अवेलेबल नहीं है। या फिर जिन्होंने 1% से कम वोट हासिल नहीं किए लास्ट जनरल इलेक्शन में, लोकसभा के या फिर स्टेट असेंबली के, वो भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग होगी हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है डी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्या बोलता है, हमें UAPA के बारे में बताना है। देखो ये सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं इनमें कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। बोल रहा है कि मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर UAPA 7 ईयर्स है, तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी दे सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है ओनली इंडियन सिटीजन कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द एक्ट, ऐसा नहीं है, केवल और केवल इंडियन सिटीजन फॉरेन नेशनल बिस के अंदर क्या हो सकते हैं, प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। थर्ड है अंडर द एक्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनर्जी कैन सीक प्रॉपर्टी ऑफ सच इंडिविजुअल्स ओनली आफ्टर द प्रायर परमिशन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्टेट पुलिस। देखो इस एक्ट के अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनर्जी जो है वो केवल इंडिविजुअल्स की नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस की भी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से पूछ के, ना कि स्टेट पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से पूछ के करेगी, ना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट पुलिस से। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से उसको पूछना पड़ेगा, स्टेट पुलिस से नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रॉपर्टी को वो सीज कर सकती हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी रॉन्ग, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाता है, डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 90 पे। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये तो आपको पता ही होगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है कि क्या ऐसी फर्म जो इन्वेस्ट करती है, किस मतलब पूल करती है फंड्स को क्लाइंट से, और फिर उनको कहीं कहीं इन्वेस्ट करती है, और फिर उसका जो थोड़ा बहुत मतलब उसका पैसा है वो अपने पास रख लेती है, और जो भी बेनिफिट्स है वो उनको ट्रांसफर कर देती है, उसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब जो एसेट्स को मैनेज करते हैं उस कंपनी को बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। एरियाज क्या है, देखो एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट्स, ये एक रिसेंटली लॉन्च्ड इनिशिएटिव है रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन के इस फील्ड में। तो हमें एरियाज के बारे में कुछ बताना है, देख लेते हैं। सबसे पहले है इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, क्या ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, इसमें बोला था कि ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये किसका, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशिएटिव है ये। ठीक है, सेकंड है द एसोसिएशन प्रोवाइड्स एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म टू स्टेट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसमें मेनली क्या किया जाएगा, एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि स्टेट्स जो है एक दूसरे के एक्सपीरियंस से जो है वो लर्न कर सकें। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और ये मेनली कब स्टार्ट किया गया था, ये 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये एक टाइप की सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो 1860 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। एरियाज के बारे में हो गया हमारा। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 92 पे। कौन सा ऑपरेशन किसके लिए है, सबसे पहले है ऑपरेशन राहत, फिर है ऑपरेशन देवी शक्ति, और फिर है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखो ऑपरेशन राहत कब स्टार्ट किया गया था, ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन राहत जब नेपाल में 2015 में अर्थक्वेक आया तब किया गया था। देखो नेपाल में 2015 में जब अर्थक्वेक आया तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मैत्री। तब कौन सा था, ऑपरेशन मैत्री था, तब ऑपरेशन राहत नहीं था। ये ऑपरेशन राहत कब था, याद रखना, ये इंडिया में ही जब उत्तराखंड और हिमाचल में फ्लड्स आई थी तब था। 2013 में जब फ्लड्स आई थी वहां से सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का ये इनिशिएटिव था। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी। ऑपरेशन राहत का पता चल गया, ऑपरेशन मैत्री का पता चल गया। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, ये वार टोन अफ्रीका से इंडियंस को एवैक्यूएट करने के लिए थी, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है ऑपरेशन समुद्र सेतु में क्या था, कोविड के टाइम पे सिटीजन्स को रिपेट्रिएट करने के लिए जो थी वो भी मेनली क्या थी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। तो ये ऑपरेशन आपको याद रखें। अभी रिसेंटली यूक्रेन से स्टूडेंट्स को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे।
काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले इट इज लिंक्ड विद रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नहीं, HSRA से रिलेटेड थे। किससे थे? HRA से, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ना कि उससे। सेकंड है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला एंड भगत सिंह वर एसोसिएटेड। देखो राम प्रसाद बिस्मिल भी थे और अशफाकुल्ला भी थे, लेकिन भगत सिंह इस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड नहीं थे। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और रोशन सिंह को तो हैंग भी किया गया था। इनको तो हैंग भी कर दिया गया था 1927 में, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1925 में। 9 अगस्त 1925 को ट्रेन को लूटने के लिए काकोरी में नियर लखनऊ उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी। थर्ड है इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ 1930 में और ये होगी 1925 में, तो कैसे हो सकती है? मेनली उस टाइम पे कौन सा मूवमेंट चल रहा था? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। उस टाइम पे कौन सा मूवमेंट चल रहा था? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। तो उस टाइम पे ये हुई थी। तो ये स्टेटमेंट सारी आपको पता चल गई। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी, कि इसमें कोई भी इसके बारे में करेक्ट नहीं है। और अगर आपको हमारे हिस्ट्री की सीरीज देखनी है तो प्लीज जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक करो। हिस्ट्री की जो भी विजन के टेस्ट सीरीज हैं विद स्टैटिक कंटेंट हमने सब कंप्लीट करवा दिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। CDRI कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं उसका जो सेक्रेटरीट है वो न्यू दिल्ली में है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो न्यू दिल्ली में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इसका सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में है। ये प्रपोज कब की थी? 2016 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये वो की थी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 2016 में प्रपोज की थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। थर्ड है ये पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट, UN एजेंसीज, मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, सबकी पार्टनरशिप से मेनली एक डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे लॉन्च कब की गई? 2019 में। प्रपोज कब की गई थी? 2016 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मेनली डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये। तो सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 95 पे। समाधान। देखो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा सिक्योरिटी में ये आपने किया ही होगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज से बचने के लिए इंडिया का एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसको बोलते हैं समाधान। ठीक है, समाधान। तो इसका आंसर हो गया ओनली एक, केवल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज से बचने के लिए, मतलब वहाँ पे उन अफेक्टेड एरियाज को की सिक्योरिटी से डील करने के लिए एक समाधान इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इस समाधान का मतलब क्या है? वैसे इस समाधान का मतलब क्या? देखो एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप। ठीक है, ए का मतलब है एग्रेसिव स्ट्रेटजी। फिर एम का मतलब है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद ए का मतलब है एक्शनेबल इंटेलिजेंस। फिर डी का मतलब है डैशबोर्ड बेस्ड की रिजल्ट एरियाज। ठीक है, फिर है एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद है एक्शन फॉर ये क्या है? ए से है एक्शन फॉर ईच थिएटर। ठीक है, फिर है एन से नो एक्सेस फॉर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये समाधान इनिशिएटिव और 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए। तो इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 96 पे। हमें बताना है तपस के बारे में। तपस इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सबसे पहले बोल रखा है कि ये क्या है? एक स्टैंडर्ड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें कोर्स का मटेरियल सच एज फिल्म्ड लेक्चर्स एंड ई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है ये कोर्स किस किस पे होंगे? ड्रग्स अब्यूज पे, जियाट्रिक्स पे, और केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया पे, ट्रांसजेंडर इश्यूज पे, और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होंगे सोशल डिफेंस इश्यूज पे। बिल्कुल ये 5 इश्यूज पे मेनली ये क्या होगी? ये कोर्सेज होंगे। ठीक है, कोई फी नहीं होगी इसके ज्वाइनिंग के लिए। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है जिसको भी इस टॉपिक पे नॉलेज चाहिए। तो ये है तपस इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। स्टैंडर्ड ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन इश्यूज पे। जिसको भी चाहिए वो इसमें कोर्स में इनरोल हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। पेमेंट बैंक। अगर आपने अभी मैं बोल रही हूँ, अगर आपने इकोनॉमी का सेक्शन नहीं देखा है, अब मैं बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करूंगी। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पे करवाया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। अब देख लेते हैं। फर्स्ट है RBI बेस्ड ऑन नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक का आइडिया आया था। तो याद रखना नरसिम्हन नहीं, नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था। किसकी? नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकेंड है पेमेंट बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल रॉन्ग है, वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट भी एक लिमिट है उनकी एक्सेप्ट करने की। डिपॉजिट लिमिट इंडिविजुअल की डिमांड डिपॉजिट की कितनी है, 2 लाख। बिल्कुल, अभी रिसेंटली इसकी पहले 1 लाख थी, अभी 2 लाख इसकी इंक्रीज कर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। तो हमारी इसकी जो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बी। और दोनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। और इसके अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए आप हमारा इकोनॉमिकल सेक्शन जाके देख सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। गगन जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले, इट इज ए ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखो, गगन और जीपीएस दो चीजें हैं, तो इसरो ने किया होगा एक तो, और एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इसमें करेक्ट दे रखी है कि एक ये तो इसरो ने स्टार्ट किया है, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या बोल रखी है, इट विल कवर द एंटायर अर्थ। कैसा हो सकता है कि इंडिया का इनिशिएटिव एंटायर अर्थ को कवर करे, बिल्कुल भी नहीं। ये अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक का जो रीजन है, मतलब टोटल ऑस्ट्रेलिया तक का जो इंडियन ओशन का रीजन है उसको मेनली कवर करेगा। और वहाँ पे आपको जो भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं उसको क्या करेगा, जीपीएस प्रोवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग। तो सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखे हैं कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड कोड 2016 के अकॉर्डिंग जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। तो बिल्कुल ये उसी के अकॉर्डिंग जो है एस्टेब्लिश हुआ है। सेकंड है, हेडेड बाय आरबीआई। बिल्कुल भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करती है कोई भी चेयरपर्सन को, तो आरबीआई गवर्नर इसको नहीं करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं। इट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट्स रूल्स गवर्निंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल बैंकरप्सी अंडर आईबीसी। बिल्कुल ये सारी ही चीजें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अगर वही मैं फिर से बोल रही हूँ, और इसके पास सारी पावर्स किसकी होती है, सिविल कोड जैसे होता है उसी की पावर इसके भी वैसी सिविल कोड जैसी पावर होती है। ठीक है, प्रोफेशन एज वेल एज प्रोसेसेस दोनों को ये रेगुलेट करता है। 2016 में बना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंदर। हेड करता है इसको एक चेयरमैन, जो कौन अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बतानी है आपको, तो आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि नॉन स्टैट्यूटरी सीवीसी क्या है, बिल्कुल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई, क्योंकि ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंडर बनी है। ठीक है, और नीति आयोग ये भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है। और ये नीति और ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बनी है। तो ये तो स्टैट्यूटरी है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर ऐसी ही स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी चीज़ों के बारे में देखना है तो आप हमारे पॉलिटिक इनिशिएटिव को देखना ना भूलें, वो भी चल रहा है हमारा। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और इसी नोट पे हमारे अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं वो हो जाते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, और बस इसके अलावा तो हम क्या ही बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी से हम इस इनिशिएटिव को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।